डियर स्टूडेंट्स, एमएफ एजुकेशन फाइनल ईयर की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पेपर लेकर आए हैं टीचर एजुकेशन यानी अध्यापक शिक्षा का, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे और ये यूनिट फर्स्ट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इस सीरीज में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे एक प्रश्न होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई यहाँ पर क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शन होते हैं जैसे ए बी सी और डी, चार ऑप्शन दिए जाते हैं। तो लेकिन हमने इस सीरीज में क्या किया है, मान लिया फॉर एग्जांपल किसी का सी ऑप्शन सही है तो हमने यहाँ पर सी ही ऑप्शन लिया है। बाकी जो करेक्ट नहीं है, जो रॉन्ग आंसर होते हैं, वो हमने यहाँ पर पहले से हटा दिया ताकि यहाँ पर स्पेस भी कम हो और आपको हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन दे सकें। तो चलिए देख लेते हैं शिक्षण टीचिंग का पहला क्वेश्चन। शिक्षण के अंतर्गत वे क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका प्रारूपण और निष्पादन छात्र या अधिगमकर्ता के व्यवहार में कुछ परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसने कहा था? तो ये क्लार्क ने कहा था, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है क्लार्क। देखिए यहाँ पर हमने सही उत्तर लिया, जो रॉन्ग है उनको हटा देगा। एक तरह से जैसे आप देखते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरह से आपको देखने को लगेंगे, लेकिन ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का ही काम करेंगे। प्रश्न 2, शिक्षण के 4 चरण हैं। नियोजन यानी प्लानिंग, प्रस्तुतिकरण, परिचर्चा एवं मूल्यांकन। प्रश्न 3, शिक्षण किसी भौतिक स्थान में छात्रों को अनुदेशित करने की क्रिया है। यह है किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा सीवी गुड की है, इसलिए यहाँ पर ये सही उत्तर है। प्रश्न 4, सत्य कथन। कभी कभी आपको कोई प्रश्न मिलता है, उसमें कुछ सत्य कथन पूछे ढूंढने के लिए कहा जाता है, यानी उसमें कुछ कथन सत्य होते हैं, कुछ असत्य। तो यहाँ पर देखिए जितने भी सत्य कथन है वो हमने यहाँ पर लिए हैं। जैसे शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, सत्य कथन है। शिक्षण एक गत्यात्मक प्रक्रिया, ये भी सत्य कथन है। शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, ये भी सत्य कथन है। प्रश्न 5, शिक्षण एक वृत्ति है। चूंकि शिक्षण के लिए विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान व कौशलों की आवश्यकता होती है, यानी नॉलेज की भी और स्किल की भी आवश्यकता होती है, इसलिए वृत्ति है। प्रश्न 6, शिक्षण के मुख्य कार्य हैं यानी फंक्शन है। भाषा विज्ञान प्रक्रियाएं, तार्किक कार्य, संकेत और प्रतीक। प्रश्न 7, शिक्षण का मुख्य स्तर कौन सा है? देखिए टीचिंग के कुछ लेवल पूछे जाते हैं। यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर जो होता है, जैसे आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो यहाँ बच्चों की आता है ज़्यादातर यहाँ पर रटवाने की पॉलिसी होती है, पोएम को याद करना या क्वेश्चन आंसर याद करना। तो ये स्मृति स्तर होता है, ये प्राइमरी जूनियर लेवल पर। उसके बाद जब हम माध्यमिक स्तर पर पहुँचते हैं, 9th क्लास 10th 12th क्लास में, तो वहाँ पर थोड़ा हमने रटने की बजाय थोड़ा वहाँ पर समझना पड़ता है, इसलिए वो बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो जाता है। उसके बाद जब आप हायर क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर चिंतन स्तर होता है, रिफ्लेक्स यानी सोचने की आपको वहाँ पर योग्यता बढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए ये टीचिंग के सभी स्तर सभी सही हैं। उसके बाद प्रश्न 8, शिक्षण के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों को महत्व दिया जाता है। तो शिक्षक शिक्षा में जो टीचर एजुकेशन होती है उसमें इन पक्षों को, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक पक्षों को महत्व दिया जाता है। प्रश्न 8, शिक्षण के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों को महत्व दिया जाता है। तो शिक्षक शिक्षा में महत्व दिया जाता है। प्रश्न 9, नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। किसने कहा? तो ये आई के डेविस ने यहाँ पर कहा था। प्रश्न 10, शिक्षण में आवश्यक है। तो हम टीचिंग करते हैं तो उसमें क्या आवश्यक होता है? देखिए पाठ्यक्रम यानी आपका सिलेबस होना जरूरी है, और जैसे स्कूल में अगर पढ़ते हैं, और उसके बाद शिक्षक का भी होना जरूरी है और छात्र का भी होना जरूरी है, यानी तीनों का होना जरूरी है, इसलिए ये तीनों आवश्यक हैं। अब प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 11, किसी दिए गए कार्य को उचित ढंग से संपादित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण, ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार के क्रमबद्ध विकास का नाम है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग की ये परिभाषा एक तरह से दी गई है। प्रश्न 12, अध्यापक प्रशिक्षण में अनुकरणीय शिक्षण का विकास किया था। तो ये क्या था? क्रुकशैंक ने। प्रश्न 13, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिक महत्व दिया जाता है। तो शिक्षण कौशल को यानी टीचिंग स्किल्स को अधिक महत्व यहाँ पर दिया जाता है। अध्यापक शिक्षा ने टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक शिक्षा के व्यापक विद्यालय की संस्तुति की गई किसके द्वारा? तो ये कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी 1964-66 में। तो ये सही उत्तर है। प्रश्न 15, अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 1995 में अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रश्न 16, सीबीटी यानी सीबीटी क्या है? कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीबीटी की फुल फॉर्म है कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन।
प्रश्न 17, अध्यापक शिक्षा की आधारभूत मान्यता है। तो अध्यापक शिक्षा की जितनी भी आधारभूत मान्यताएं हैं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे शिक्षक व्यवहार अवलोकनीय, मापनीय एवं परिष्करण योग्य होता है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। और अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। प्रश्न 18, सभी अध्यापकों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रशिक्षित यानी ट्रेंड होना चाहिए। तो प्रश्न 19, अध्यापक शिक्षा की प्राचीन प्रणाली है मोनिटोरियल प्रणाली। प्रश्न 20, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है बालक के विकास के आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना, बोध कौशल एवं रुचि को विकसित करना, वार्तालाप कौशल को विकसित करना, कम्युनिकेशन स्किल को विकसित करना। प्रश्न 21, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, प्रथम एवं द्वितीय भाषा ज्ञान ये उद्देश्य होता है प्राइमरी लेवल पर। क्रियात्मक अनुसंधान करना, परिवर्तनशील समाज में स्कूल एवं शिक्षक की भूमिका को समझना। प्रश्न 22, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को किस स्तर पर रखा जाता है? तो ये प्राइमरी लेवल पर इनको रखा जाता है। प्रश्न 23, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के आधार होने चाहिए। तो एक तो संपूर्ण विकास मकसद होता है। इस स्तर पर विभिन्न स्थितियों के प्रति व्यक्ति की रुचि जागृत हो जाती है। किशोरावस्था की पूर्णता के पश्चात व्यक्ति वह व्यवसाय चुनने के लिए तथा अपने सोचे गए स्तर को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। धर्म, समाज, राजनीति, देश तथा कार्य के लिए किशोर रुचि प्रदर्शित करने लगता है। प्रश्न 24, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक के छात्र हेतु क्या कार्य होने चाहिए? तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कार्य। मानक के परोक्ष में आदर्श एवं सिद्धांत द्वारा लेख की बाह्य व आंतरिक गुणवत्ता को बनाना, लेखक द्वारा की गई कमियों त्रुटियों को इंगित करना, इन कमियों को दूर करने का सुझाव देना और लास्ट में उन विधियों को जानना जिससे कि किशोर सीखता है। ये सारे कार्य होते हैं। 25, माध्यमिक शिक्षा का एक उद्देश्य है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, व्यक्तिगत भिन्नता एवं समानता और ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक सीखने के प्रति ज्ञान को विकसित करना। इसका अंतिम व्यवहार होगा, कुछ अंतिम व्यवहार देख लेते हैं। विकास के सिद्धांतों को समझना, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक विकास के सिद्धांतों को जानना, विशिष्ट सीखने के आउटपुट में प्रत्येक योग्यता को बताना और योग्यता के सिद्धांत प्रकार को जानना। प्रश्न 26, माध्यमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य देख लेते हैं। अध्यापकों में छात्रों के मनोविज्ञान की समझ का विकास करना। इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न रहेगा कि अध्यापकों में छात्रों के मनोविज्ञान की समझ का विकास करना। प्रश्न 27, भारत में अध्यापक शिक्षा की मुख्य प्रॉब्लम समस्या क्या है? देख लेते हैं अध्यापक शिक्षा क्या प्रॉब्लम है। सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक अध्ययन के पाठ्यक्रम में कृत्रिमता, प्रभावशाली शिक्षण विधियों का अभाव है और व्यावसायिक अभिव्यक्ति के विकास पर कम बल दिया जाता है। ये समस्याएं हैं। प्रश्न 28, अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की प्रकृति होती है। तो ये सैद्धांतिक होती है और व्यवहारिक दोनों होती हैं। प्रश्न 29, एक अध्यापक को प्रतिबद्ध होना चाहिए विद्यार्थी एवं समाज के प्रति। इंपोर्टेंट यहाँ पर ये प्रश्न है कि विद्यार्थी एवं समाज के प्रति एक टीचर को प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रश्न 30, शिक्षकों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे रखें क्या लैंगिक व जातीय भेदभाव की भावना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक टीचर को यहाँ पर कि क्लास में आपके बॉयज़ है, गर्ल्स है, तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनकी जाति के आधार पर जनरल है, ओबीसी है, SC ST या कोई भी जाति है तो इस बेस पे वो उनको नहीं देखना चाहिए, बल्कि सभी को समान दृष्टि से उनको यहाँ पर देखना चाहिए। प्रश्न 31, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक वांछनीय है रखना क्या संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो अपने स्टूडेंट को अपनी जो जानकारी है, जो नॉलेज है वो पहुँचा सके और उनको ट्रेन कर सके। प्रश्न 32, शिक्षण प्रभावशीलता के लिए एक शिक्षक में अवश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। विषय वस्तु पर आधिपत्य एवं प्रभावी संप्रेषण। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, विषय वस्तु यानी जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उस पर आधिपत्य यानी उसकी पूरी नॉलेज होना जरूरी है एवं प्रभावी संप्रेषण। कभी कभी हमें नॉलेज पूरी होती है लेकिन हम उसको दूसरों तक नहीं पहुँचा पाते, वो हमारे अंदर कला नहीं होती, तो इसलिए फिर ये हमारी जो विषय होता है, जानकारी बेकार चली जाती है। इसलिए हमारा टॉपिक पर हमारी पूरी जानकारी होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हमारे पास होना चाहिए। प्रश्न 33, अध्यापक राष्ट्र के भाग्य निर्णायक होते हैं, ये किसका कथन है। तो ये हुमायूं कबीर का कथन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न 34, किसके लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो कौशल के लिए यानी स्किल के लिए अधिक प्रयास की या प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 35, टीचर सपोर्ट है NCT की पत्रिका यानी NCT जो होती है, जो काउंसिल होती है टीचर एजुकेशन की, तो वो एक मैगजीन जारी करती है जिसको जो टीचर सपोर्ट के लिए होती है।
प्रश्न 36 शिक्षण शास्त्र का सामान्य शब्दकोश अर्थ है, यानी शिक्षण शास्त्र एजुकेशन जो होती है उसका सामान्य शब्दकोश अर्थ होता है शिक्षण एक कला और शिक्षण एक विज्ञान, यानी टीचिंग को शिक्षण को यहाँ पर दोनों माना जाता है कि आर्ट भी मानते हैं और साइंस भी मानते हैं। प्रश्न 37 टैक्सोनॉमी ऑफ टीचर बिहेवियर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न होता है कि सामाजिक कौशल का विकास करने में, जो हमारी सामाजिक कौशल होता है, स्किल्स होता है, उसको डेवलप करने के लिए टैक्सोनॉमी ऑफ टीचर बिहेवियर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 38 शिक्षक व्यवहार वह व्यवहार है जिसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जो छात्रों के कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। यह परिभाषा है, यानी ये परिभाषा किसने दी है? यह म्यूकस एवं स्मिथ की परिभाषा है। प्रश्न 39 शिक्षक व्यवहार में पाई जाती है, शिक्षक टीचर के व्यवहार में क्या पाया जाता है? तो विश्वसनीयता पाई जाती है और एकरूपता और बौद्धिकता। प्रश्न 40 शिक्षक व्यवहार किन विशेषताओं का समन्वित रूप होता है? सामाजिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक, इनका समन्वित रूप होता है। प्रश्न 41 शिक्षक व्यवहार प्रदर्शित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है लक्षणों के आधार पर। प्रश्न 42 शिक्षक के व्यवहार संबंधी सिद्धांत का विकास किसने किया है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि रेयन एवं क्रूनर ने ये काम किया है। अन्य प्रश्न, कुछ अदर प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। देख लें प्रश्न 43 शिक्षा शब्द का अर्थ है, एजुकेशन का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? इसमें देखिए अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, यानी एक बालक होता है, एक स्टूडेंट था, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं उसके अंदर, लेकिन उनको बाहर जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक वो सोसाइटी के लिए कोई फ़ायदा उनका नहीं है। इसलिए अंतर्निहित शक्तियों को सर्वांगीण विकास करते हैं, इसलिए ये इसका अर्थ है। प्रश्न 44 शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया चलती है, तो जीवन पर्यंत, यानी शिक्षा जो है, यानी कि जैसे स्कूल में क्लास पूरी जाती है तो, लेकिन शिक्षा हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है, सीखते ही रहना चाहिए। प्रश्न 45 किस अर्थ के अनुसार शिक्षा का आशय उस व्यवस्थित प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत बालकों को विद्यालय के परिसर में शिक्षकों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ा जाता है? तो इस शिक्षा का संकुचित अर्थ है, यानी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर एक पाठ्यक्रम होता है, अभी एक साल में क्लास पूरी जाती है, तो ये क्योंकि एक फिक्स किया गया है, तो इस शिक्षा का संकुचित अर्थ है। और व्यापक अर्थ में तो जीवन पर्यंत आपने देखा ये चलती रहती है। प्रश्न 46 किस अर्थ के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव के संपूर्ण जीवन और प्रत्येक पहलू से संबंध रखती है और जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है? तो यह है शिक्षा का वास्तविक एवं वैज्ञानिक अर्थ। प्रश्न 47 शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ये प्लेटो का कथन है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 48 शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिससे बालक अपनी आंतरिक क्षमता को बढ़ा लाता है, ये कथन किसका है? ये कथन है फ्रोबेल का। प्रश्न 49 शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित अक्षमताओं का स्वाभाविक, सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है, ये कथन किसका है? तो ये है पेस्टालोजी। प्रश्न 50 शिक्षा से आशय है, इसका उत्तर होगा एक विकासोन्मुखी परिवर्तन। प्रश्न 51 शिक्षा तथा निर्देश के संबंध में सत्य कथन है। देख लेते हैं यहाँ पर शिक्षा बालक की निहित क्षमताओं का विकास करती है, जबकि निर्देश के द्वारा बालक को कुछ उपयोगी जानकारी प्रदान की जाती है। तो ये एक तरह से अंतर भी रहता है शिक्षा तथा निर्देश में। प्रश्न 42 शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है, यानी द्विमुखी, तो ये जॉन एडम्स ने कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये होगा। प्रश्न 53 शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, यहाँ भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, तो जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया इसको कहा है। प्रश्न 54 अध्यापक शिक्षा के गांधीवादी उद्देश्य हैं, तो जो टीचर एजुकेशन है उसके गांधीवादी उद्देश्य क्या देख लेते हैं। यहाँ पर देगा अहिंसा, सत्यता, आत्मसंयम, आत्मज्ञान एवं कार्य की महानता पर बल देना, समुदाय में शिक्षक कार्य एवं सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में निश्चित करना, बड़े समुदाय को दिशा प्रदान करना, स्कूल एवं समुदाय के बीच मध्यस्थ का कार्य करना। प्रश्न 55 सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य शिक्षक के निरंतर विकास से है, इसमें शिक्षक का स्वयं एवं शैक्षिक विकास किया जाता है। ये किसने कहा था? तो ये MB बुच ने यहाँ पर कहा था। प्रश्न 56 अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का आधार है, तो इसका आधार है उद्देश्य केंद्रित। प्रश्न 57 आचार संहिता और विश्वास हमारे आदर्श जीवन में प्रत्येक समय आंतरिक तथा सार्वभौमिक सत्य की अभिव्यक्ति करता है, ये कथन कहा था? इसका उत्तर जो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
प्रश्न 58, किसने त्रिभाषा सूत्र को सबसे पहले प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिभाषा सूत्र को किसने यहाँ पर प्रस्तुत किया? तो ये क्या था? केंद्रीय सलाहकार शिक्षा समिति। प्रश्न 59, कार्यरत शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली अध्यापक शिक्षा को कहा जाता है? तो ये सेवारत अध्यापक शिक्षा होती है। जैसे कोई टीचर पढ़ाते रहते हैं लेकिन उनकी जो है वो ट्रेन नहीं होते उनकी, तो उनको ट्रेन करने के लिए जैसे डीएलएड या बीटीसी के कोर्स भी चलाए जाते हैं, वो पढ़ाते भी रहते हैं और एक तरह से सैटरडे या वीक में 1 दिन या 2 दिन उनकी क्लास लगती है। तो ये सेवारत अध्यापक शिक्षा यहाँ पर होती है। प्रश्न 60, द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये एस सी मॉरिसन ने यहाँ पर ये किताब लिखी थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न रहेगा। प्रश्न 61, शिक्षा में तकनीक को कहा जाता है? तो ये कठोर शिल्प उपागम यानी हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। जितनी भी टेक्निक है, जैसे आजकल हम प्रोजेक्टर है और इस तरह के डिजिटल उपकरण आजकल हम यूज करते रहते हैं, तो ये कठोर शिल्प के उपागम यहाँ पर होते हैं। प्रश्न 62, कोठारी आयोग ने अपनी शिक्षा योजना का निर्धारण किया था आगामी 20 वर्षों के लिए, यानी कोठारी आयोग ने जो किया था, प्लानिंग की थी, वो 20 साल के लिए की थी। प्रश्न 63, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने का मुख्य उत्तरदायित्व होना चाहिए? तो ये समाज का है, यानी हमें समाज को किधर ले जाना है, समाज की क्या आवश्यकता है, इन सबको ध्यान में कर ही स्कूलों का पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाता है, तो समाज का ये उत्तरदायित्व होता है। प्रश्न 64, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण विधि का विकास हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1968 में। प्रश्न 65, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण विधि का विकास किया? तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, करक ने ये किया था। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 66 देख लेते हैं। न्यूनतम त्रुटि का सिद्धांत जिसके निर्माण में प्रयुक्त होता है वह है शाखीय अभिक्रम। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि न्यूटन त्रुटि का सिद्धांत यहाँ पर शाखीय अभिक्रम जो होती है हमारी ब्रांच अभिक्रम जो होता है उसमें इसका यहाँ पर यूज किया जाता है। प्रश्न 67, शिक्षक प्रभावशीलता और सक्षमता के घटक हैं? तो इसके जो घटक है देख लेते हैं कि तो विषय वस्तु का स्वामित्व और शिक्षण कौशल में सक्षमता और व्यवहार तथा समस्या समाधान की सक्षमता। प्रश्न 68, शिक्षण निर्देशों का मुख्य लक्ष्य होता है? तो यहाँ पर जो मुख्य लक्ष्य होता है वो ज्ञान का विकास करना होता है। प्रश्न 69, शिक्षक तब तक सच्ची शिक्षा कदापि नहीं दे सकता है जब तक वह स्वयं ना सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक कदापि नहीं जला सकता जब तक कि वह स्वयं ना जल रहा हो। जैसे मान लें एक दीपक है तो यहाँ पर जल रहा है और एक दूसरा दीपक है, तो ठीक है, अगर इस समय दूसरे दीपक को यहाँ पर जलाना है तो ये तब तक नहीं चलेगा जब तक ये पहला न जल रहा हो। तो ये किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि एक शिक्षक को हमेशा जलते रहना चाहिए, यानी अपना ज्ञान बांटते रहना चाहिए। प्रश्न 70, अध्यापन यानी टीचिंग एक पवित्र कार्य है, व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है, किसने कहा था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ प्रश्न है कि ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और जिनकी याद में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न 71, एक शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड क्या होना चाहिए? यानी एक टीचर है वो टीचिंग करते हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस कैसे माप सकते हैं? तो छात्रों में शिक्षक की लोकप्रियता, तो हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं क्लास में कि उनको ये टीचर पसंद है नहीं, कि अच्छा पढ़ाता है नहीं, तो उससे भी शिक्षक की लोकप्रियता को जाना जा सकता है। प्रश्न 72, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय शिक्षण शास्त्रीय संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है इलाहाबाद में। प्रश्न 73, ECCE की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसकी ये जो फुल फॉर्म है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म रहेगी। प्रश्न 74, गृह कार्य का उद्देश्य है, यानी जो बच्चों को जैसे होमवर्क दिया जाता है स्कूल से, तो उसका मकसद क्या होता है? तो इसका देख लीजिए क्या मकसद होता है, क्या उद्देश्य होता है? छात्रों की कक्षागत अधिगम उपलब्धियों के स्थायित्व हेतु तथा इनका प्रयोग वास्तविक परिस्थितियों में करने की प्रेरणा प्रदान करने हेतु, यानी जो स्कूल में क्लास में पढ़ाया जाता है उसको हम परमानेंट करना चाहते हैं, इसलिए जब बच्चा घर जाकर वर्क करता है, लर्न करता है, तो वो उसकी परमानेंट मेमोरी में पहुंचने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये काम दिया जाता है। प्रश्न 75, शिक्षकों के मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका, यानी टीचर के जो टीचर होता है उनका इवेल्युएशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? तो ये यहाँ पर दिया गया कि उच्चाधिकारियों द्वारा मूल्यांकन, यानी समय समय पर जो शिक्षा अधिकारी होते हैं वो स्कूल में जाकर इनको चेक कर सकते हैं। प्रश्न 76, अध्यापक इतिहास को बनाने वाला होता है, किसी भी देश का इतिहास उसके विद्यालयों में लिया जाता है और विद्यालय के गुणों से परे नहीं रह सकता, ये किसने कहा था? तो ये कहा था H.G. वेल्स ने। मोस्ट इंपोर्टेंट ये यहाँ पर प्रश्न है। प्रश्न 77, अध्यापक शिक्षा में व्यावसायिक आचार संहिता को महत्व दिया गया है, तो इसका उत्तर है शिक्षण शास्त्र में। प्रश्न 78, शिक्षक प्रभावशीलता की मुख्य विशेषता है,
मुख्य विशेषताएं देख ली कौन कौन सी। शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण कौशल और विषय का पूर्ण ज्ञान। ये यहाँ पर एक टीचर की अगर पढ़ाई उसकी टीचिंग अच्छी हो तो उसमें ये सब यहाँ पर ये विशेषताएं होनी चाहिए। जिस स्टूडेंट हर यूनिट के अंत में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसका प्रश्न आपको कमेंट करके इसको उत्तर बताना होता है। तो यहाँ पर इसी क्रम में प्रश्न 79 है आपके लिए कि प्रस्तुत यूनिट में कितने व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, शिक्षाविद या शिक्षाविदों का नाम आया है। जैसे अभी आपने 78 प्रश्न यहाँ पर देखे हैं, तो कितने पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के नाम इसमें आए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर आया है, और इसके अलावा विदेशी जो शिक्षाविद हैं, पर्सनालिटी, उनके भी नाम आए। तो पूरे नाम आपको गिनने हैं। इसको ध्यानपूर्वक पहले आपको स्टडी करना है, यूनिट का देखना है, उसके बाद गिनना है कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि 8 है कि 15, 18, 22। इनमें से सही कौन सा है, कितनी पर्सनालिटी का इसमें ये आपको यहाँ पर बताना है। और अंत में डियर स्टूडेंट, आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि इस टीचर एजुकेशन पेपर की जो बाकी यूनिट हैं वो भी आपको भेजी जाएँ, आपके लिए बनाई जाएँ, तो कमेंट करके बताइएगा। और तभी हम कोशिश कर सकते हैं बनाने की, क्योंकि देखिए एक यूनिट को तैयार करने में बहुत समय व्यतीत होता है। इसलिए अगर आप साथ नहीं देंगे, आप नहीं देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो फिर इन बनाने का कोई मकसद नहीं होता है। हमारे इस चैनल का मकसद भी है कि आप देखते हैं कि चैनल का नाम 6 डायमेंशन एसजीपी नहीं, एसजीपी का जो हमारे यहाँ मतलब होता है एसजीपी, वो स्टूडेंट गाइडेंस पॉइंट है। हमारा यही मकसद होता है कि स्टूडेंट की हेल्प की जाए, और हमारा कोई मकसद नहीं है कि यहाँ पर बस यही है कि स्टूडेंट की किसी भी प्रॉब्लम का जवाब उनको मिल जाए, वो सेटिस्फाई हो जाएँ और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएँ। शुक्रिया, थैंक यू।